गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू S2 विजन। S2 विजन क्लासेस में वापस से आपका स्वागत है। आज तुम लोग देख रहे होगे BCECE एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का जो ये हम कोर्स लेके आए हैं बच्चों, उसमें आज फिजिक्स का लेक्चर 2 है बाबू। लेक्चर 2 सभी लोग एक्साइटेड तो हो रहा है, एकदम एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते चलना है। ये लेक्चर 2 है, मतलब कि लेक्चर 1 आ चुका है और उससे पहले एक और वीडियो आई थी जिसमें हमने यूनिट 00 के बारे में बात की थी। कैसे हम यूनिट 00 मतलब कि एकदम बेसिक सा फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का बिल्कुल ही एकदम निचले पायदान से हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो मतलब एक एक चीज पढ़ेंगे और बिल्कुल ही एकदम से कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं जानता है फिजिक्स को तो वो भी वहां से स्टार्ट कर सके। और जैसा कि लेक्चर 1 में तुम लोगों ने देखा, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की तुम लोगों ने लेक्चर 1 देख रखा होगा। तो जब तुम लेक्चर 1 देखे होगे बच्चों, तो उसमें हमने बात क्या मतलब बात किस चीज पे की थी? हमने किया था, टॉपिक लिया था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ फिजिक्स काम आता है। ये सब हमारा फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक था। ये रिवीजन हो गया एक तरह से हमारा। वापिस से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते चलना पूरे कोर्स का, मतलब कि लेक्चर 1 का नोट्स, लेक्चर 2 का नोट्स, लेक्चर 3 का नोट्स सीक्वेंस में बनाते चलना। और हर एक टॉपिक का जो 5 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जैसा कि तुम लोगों को बताया गया था पहले ही दिन की, हर टॉपिक को खत्म करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम तो उस टॉपिक के 5 सवाल करेंगे और वही सवाल करते हैं जो उस टॉपिक से एकदम रिलेटेड होता है बाबू। और एकदम इजी क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बच्चों को उस टॉपिक को खत्म करने में मदद करे। सब सिर्फ हमारा मोटिव ये है उन 5 क्वेश्चन से कि बच्चों को मदद मिले उन 5 सवालों से। वही पढ़ा हुआ टॉपिक वापस एक बार तो रिवाइज हो गया। फायदा एक क्या है अब, क्या फायदा है? सबसे पहले तो उन 5 क्वेश्चन से रिवीजन हो गया इन क्लास में ही। सबसे पहले एक बार रिवीजन हो गया बाबू, जैसे ही हम वो 5 क्वेश्चन किए। दूसरा फायदा ये है कि तुम्हारा क्वेश्चन करने का तरीका एक तो डेवलप होते जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन करना है और एमसीक्यू आना है। तो हमारा तरीका अभी से बना रहे ताकि हम एग्जाम में जाके ऐसा ना हो कि हमें पहली बार एमसीक्यू देखने को मिले। इसीलिए ये मोटिव रहा है हमेशा से कि 5 एमसीक्यू कर रहे हैं। और जैसा कि यूनिट 00 अभी चल रहा है, जिसमें कि हम शुरुआत के 7 दिन एकदम बेसिक बेसिक चीज सीखेंगे जिससे हमें पूरा फिजिक्स समझने में आगे मदद मिले। जैसे कि व्हाट इज फिजिक्स, जैसे क्लास में मैंने पढ़ाया था व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, क्षेत्र क्या है फिजिक्स का, कहाँ कहाँ काम आता है, और डोमेन क्या क्या है। तो 2 बड़े डोमेन थे, सब लोगों को याद तो है ना? बिल्कुल पिछला लेक्चर बाबू बिल्कुल याद करके रखना है। 2 बड़े डोमेन्स थे, क्या क्या थे, सब नोट्स में होना चाहिए सबसे पहली बात। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स लेक्चर 2। चलो, जो कि देखो लेक्चर 2 आज का क्या क्या टॉपिक होगा पहले मैं बता देता हूँ। देखो टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस पे बहुत बार पूछा गया कि मतलब समझ लो ना, बीसीईसी और एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल में बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं और कौन से नहीं है करके एमसीक्यू बना के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक खुद में ही टॉपिक है और बहुत ही बेसिक है। मतलब इस फंडामेंटल फोर्सेस को बिना समझे फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता है। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा बाबू। और देख लो बिल्कुल जैसा कि है ना, अब तो बिल्कुल लिखा हुआ भी आ गया है, जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। हमारा पूरा जो कंटेंट रहता है बाबू तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, ताकि बच्चों को बिल्कुल, अभी पहला दूसरा लेक्चर है, इसलिए लिख के भी दे दिया है हम लोगों ने कि ये इंग्लिश का पार्ट है, मतलब वही चीज हिंदी में समझाया हुआ है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। क्या है कि बिहार बोर्ड के बच्चे ज्यादातर, बहुत लोग बिहार बोर्ड के हैं और उन लोगों को इंग्लिश समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। उन्हीं बच्चों के लिए ये हमारा बिल्कुल तोहफा है कि हर एक चीज को, हर एक सवाल को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में समझा के आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल हम लोग टाइम लेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देख लो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है बल, मतलब किसी चीज पे हम कितना बल लगा रहे हैं। ठीक है, और प्रकृति में मौलिक बल, इसका हिंदी हो गया। मतलब कि मौलिक मतलब क्या होता है? बेसिक, मतलब इतना तो, जैसे मौलिक क्या होता है? मौलिक अधिकार, जैसे कि तुम लोग सुने होंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, कोई बोलता है तो उसका मतलब बोलने का क्या होता है कि ये हमारा बेसिक, मतलब इतना तो अधिकार हमको होना ही होना चाहिए। वही ये चीज ये है। एक मिनट,
एक सेकेंड बच्चों। तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब हुआ ये हमारा मौलिक है, मतलब कुछ नहीं तो इतना तो फोर्सेस है ही हर चीज में, ठीक है। मतलब ये बेसिक फोर्सेस है और इसकी जानकारी होनी ही चाहिए बच्चों को। तो फंडामेंटल समझ गए क्या मतलब, मौलिक। और फोर्सेस मतलब बल, इतने। और नेचर मतलब हमारे आसपास देश दुनिया जगत में, यही फंडामेंटल फोर्सेस है। तो बात आता है कि क्या है, इन ऑल इंटरेक्शंस इन नेचर अगर ड्यू टू फोर फंडामेंटल फोर्सेस। तो क्या तुम यहाँ पे देख रहे हो जितना भी इंटरेक्शंस है, मतलब कि एक दूसरे आदमी के संपर्क में है। इंटरेक्शन मतलब यही ना होता है कि कौन किसके संपर्क में है। तो कोई भी चीज देश दुनिया में है, यूनिवर्स में रखा हुआ है, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, या डायरेक्ट टच है उसका, या फिर किसी तरह से फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है। तो ऑल इंटरेक्शन इन नेचर मतलब कि प्रकृति में सभी तरह की क्रियाएं, मतलब जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, चार मौलिक बलों के कारण ही होती है। कोई भी दुनिया में काम हो रहा है, वो चार मेन तरह का फोर्स है जो उस पे एक्ट करता है, जिस कारण से वो काम हो पाएगा। मतलब चार में से कोई एक फोर्स किसी चीज को काम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो ना, हमेशा। तो कौन है वो चार फोर्सेस? सबसे पहला सवाल तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ना है हमें। क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें दिमाग में चलते रहता है कि हाँ इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो यही तुमसे पूछा जा सकता है इसी लाइन से कि कितने तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस। और एक दूसरा ये पूछा जा सकता है, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करके बना के पूछा जा सकता है कि दुनिया में कितने तरह के जितने भी तरह के इंटरेक्शन है किस चीज पे बेस्ड है। तो उसका आंसर क्या होगा, चार फंडामेंटल फोर्सेस पे बेस्ड है। अब देखो, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब चौथा क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स है बाबू, ठीक है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षक बल। मतलब कि जो दो बहुत बड़े बड़े मासी बॉडीज होते हैं, मैं अपने शब्द में समझाता हूँ पहले तो। जो बहुत बड़े बड़े मासी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ, सोलर सिस्टम, ये एक दूसरे में फोर्स लगाता है। और सिर्फ मासी बॉडीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो जो हम पढ़ पाते हैं वो मासी बॉडीज में ही पढ़ पाते हैं। ऐसे तो हर चीज पर ग्रेविटेशन लग रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पे भी तो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तभी वो मुझे खींच के अपने मतलब मैं जमीन पे खड़ा हूँ। मैं खड़ा ही क्यों हूँ, मैं सीधा ही क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि अर्थ मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और मैं भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्शन रिएक्शन भी होता है। अगर कोई चीज मेरे पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियस है कि मैं भी उस पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ सन पे भी फोर्स लगा रहा है, और सन भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। ये सब जो फोर्स है ये हमें दिखता नहीं है, बट लग रहा है, जिस कारण से ही अर्थ यहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है। तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्ट्स बिटवीन ऑल मासेस। ऑल मासेस समझ गए ना, सिर्फ अर्थ ही नहीं, मैं भी, कैमरा भी, ये बोर्ड भी, हर चीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। जो भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो एक्ट्स बिटवीन ऑल मासेस, पहला सवाल यहाँ से क्या बन सकता है, क्या किसी चीज, कोई ऐसा चीज है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, तो नहीं, सभी चीजों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ प्लेनेट, ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया समझ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट्स का मोशन, क्योंकि जो प्लैनेट मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बदौलत मूव कर रहा है, क्योंकि जो सन है वो अर्थ को खींच के रखा है। जो सन है वो अर्थ को खींच के रखा है, और अर्थ सन को खींच के रखा है, जिस कारण से सन और अर्थ अपने अपने जगह पे है। और दूसरा प्लेनेट्स भी इसी तरह से, और जो मून है वो भी इसी कारण से अपने जगह पे है और घूम रहा है अर्थ के अराउंड। समझ गए बाबू। सेकेंड फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्स जब भी पढ़ो अलग अलग कर, ये क्या होता है, अब हिंदी में पहले देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सभी द्रव्यमानियों के बीच, मतलब जो भी छोटा मोटा द्रव्य है, मतलब सबसे छोटा से लेके बहुत बड़ा तक भी, इन सब के बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करता ही है बाबू। और ग्रहों की गति के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि ग्रहों का जो गति है, ग्रह अपने जगह पे कैसे मूव कर रहा है, जैसे कि अर्थ, जैसे कि मार्स, वेनस, जुपिटर,
तो वो सबका जिम्मेदार है गुरुत्वाकर्षक बल। ठीक है। सेकेंड चीज होता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फंडामेंटल सेकेंड फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या समझते हैं? एक्ट्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट। मतलब ये फोर्स किन चीजों पे लगता है? मास पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो चार्ज पे लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, मैग्नेटिज्म पैदा करने के लिए, और क्या लिखा हुआ है? लाइट के लिए भी, लाइट का उत्पादन के लिए। इनमें किस फोर्स का जिम्मेदार होता है? मतलब कि सिंपल सा समझो, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया? चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन सब की वजह से आया। तो वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जिम्मेदार है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म कैसे आया? चार्ज मूव किया तो चार्ज में वेलोसिटी एक्सेलरेट किया तो मैग्नेटिज्म आया। तो उन सब के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है? आवेशित कणों के कार्य, मतलब कि चार्ज पार्टिकल के। और बिजली, चुंबकीय बल, प्रकाश के लिए जिम्मेदार है सेकेंड फोर्स। तीसरा है अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब समझ रहे हो? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इससे डील करना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब समझो ना, एटम के अंदर जाके जो फोर्स एक्ट कर रहा है एटम के लेवल पे बाबू, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वो होता है दो प्रकार का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है होल्ड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने जगह पे क्यों है? कैसे है? न्यूट्रॉन सेंटर पे, अब प्रोटॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। मतलब प्रोटॉन को कैसे वो बांध के रखा है, सिंपल सा ऐसे समझो। और कैसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ये चीज के लिए जिम्मेदार है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में आता है कैसे एटम टूटता है, कैसे एटम, दो एटम जुड़ जाता है, उसको जुड़ने वाले को बोलते हैं फ्यूजन। याद रखना, जुड़ना मतलब दो एटम आया और एक दूसरे में जुड़ गया, इसको बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। और एक एटम है टूट के दो में बट गया, ठीक है बाबू, उसको बोलते हैं फिजन। ये दोनों टॉपिक है एटम्स, एटम का टूटना और एटम का जुड़ना। एटम का जुड़ना फ्यूजन, एटम का टूटना फिजन। ये दोनों पे, इस दोनों के लिए जो जिम्मेदार फोर्स है वो है अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दुर्बल। ठीक है, अरे जो बल मतलब शक्तिशाली होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रबल। प्रबल है वो। नाभिकीय है मतलब कि न्यूक्लियर, न्यूक्लियर प्रबल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और दुर्बल नाभिकीय बल। तो बाबू सबसे पहले याद हो गया तुम लोगों को चार कौन कौन से हैं फंडामेंटल फोर्सेस? पहला जी, ग्रेविटेशनल। याद रखना बाबू, एकदम 5-6 बार बोल जाओ साथ ही साथ लेक्चर देखते हुए, और एकदम याद कर लेना है। सेकंड कौन सा है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। बिल्कुल याद रहेगा, पहला ग्रेविटेशन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिख देंगे क्या? न्यूक्लियर फोर्स, NF, न्यूक्लियर फोर्स। एक में लगा दो स्ट्रॉन्ग, एक में लगा दो वीक, काम खत्म। समझ गए? यही चार है बाबू, एकदम याद कर लेना है। चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं बिल्कुल इस दुनिया में। तो बिल्कुल अब क्या इस पे सवाल करें? ये था पहला टॉपिक आज का बाबू, चार फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। समझ आ गया बाबू? नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस टॉपिक के रिलेटेड, इस जो पूरा टॉपिक है इस पे रिलेटेड अब सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए हमारा वही नियम रहेगा कि तुम लोगों को पहले मैं टाइम दूंगा, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया है। बिल्कुल बाबू, पहले तो तुम लोग को झटपट आंसर कर ही देना है, उसके बाद मैं तुम्हें मस्त बता दूंगा। तो बिल्कुल टाइम लो और जल्दी से इसको सवाल को सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेज एग्जिस्ट इन नेचर? नेचर में कितने तरह का, सिर्फ पूछा है हाउ मेनी। जैसे ही मेनी बोल दिया मतलब वो नंबर पूछ रहा है। नंबर कैसे? 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक होगा। और अभी पढ़े हम चार ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कितना हो गया? 4। क्या आंसर होगा? 2 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही है। कौन कौन से? ऐसे याद रखो, ग्रेविटेशनल जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ई, और वीक स्ट्रॉन्ग। बस काम खत्म।
देखो ट्रिक भी बन गया, जनरल ईडब्ल्यूएस करके ट्रिक याद रखो बाबू, जनरल ईडब्ल्यूएस करके ट्रिक याद रखो। जी से ग्रेविटेशनल, ई से हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डब्ल्यू से हो गया वीक और एस से हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तुम्हारे पास हो गया ट्रिक। जनरल में होता है ना वो, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया है सरकार के द्वारा, उससे ये ट्रिक तुम्हारे पास आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which force keeps planet in orbit? कौन सा बल है जो ग्रहों को अपने कक्षा में बनाए रखता है? कौन सा है? क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, या क्या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो चार्ज उस पे लगता है, एटम वाला काम है नहीं। या तो प्लेनेट का बात है जो कि मासी बॉडीज हैं, मतलब बहुत ही मास रखते हैं। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करो। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा? नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स? नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं होगा। क्या वीक फोर्स होगा? वो भी नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षक बल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फोर्स, कौन सा फोर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। कौन सा फोर्स बाइंड करता है न्यूक्लियस को टुगेदर? न्यूक्लियस को कौन टुगेदर बाइंड करता है? आंसर करेंगे बच्चों, न्यूक्लियस को कौन बांध के रखता है? अभी पढ़े थे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और एक दूसरे को बांध के रखते हैं। किस फोर्स की मदद से? किस फोर्स की मदद से बाबू? मजबूत रहेगा तब तो बांध के रखेगा, नहीं तो टूट जाएगा ना। जैसे टूट गया वीक न्यूक्लियर फोर्स में, फिजन हो गया। तो यहाँ पे मजबूती की बात है बाबू, बांध के रखना है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आंसर है। वीक वाला गलत है, फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन तो गलत ही है, और ग्रेविटेशन फोर्स गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिसिटी इज, कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा ये तुम्हारे पास? क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिसिटी मेनली ड्यू टू किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आएगा? नहीं, गलत हो गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ही आएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी। वीक फोर्स तो गलत है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ये सब तो एटम वेटम के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। क्वेश्चन है बाबू, ये 5वां क्वेश्चन, पहले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, डीके मतलब समझते हो? डीके मतलब कोई चीज जो सर्वर जाता है तो टूट जाता है, गल जाता है अपने आप में, तो उसी को बोलते हैं डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका टूट जाना, जिसको वो अब टूट जाना अभी बताया ना, एक एटम टूट गया दो में, इसको बोलते हैं फिजन। यही होता है रेडियो एक्टिव डीके। किस फोर्स के वजह से हो रहा था ये बाबू? टूटना बनना किस फोर्स की वजह से? वीक, वीक रहेगा तब तो टूटेगा ना, वीक रहेगा तब तो टूटेगा बाबू। तो वीक फोर्स जो रहेगा टूट जाएगा, समझ गए ना। तो वीक फोर्स जो होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहला ही ऑप्शन है, करेक्ट भी है। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो बांध के रखता है, फ्रिक्शन का काम ही नहीं है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन का भी काम नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा आज का पहला टॉपिक बाबू, समझ गए ना। आज का पहला टॉपिक हम क्या पढ़े? 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं देश दुनिया में, और एनसीईआरटी का पॉइंट है बाबू, एनसीईआरटी का टॉपिक ये सब है, बिल्कुल एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलेंगे हम। नेक्स्ट देखो क्या है, टॉपिक नंबर 2, आज का टॉपिक 2। आज का टॉपिक 2 क्या है? नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। कैसा है? कैसा है कोई, किसी आदमी का कैसा नेचर है? प्रकृति मतलब उसका कैसा प्रकृति है, कैसा स्वभाव है उसका। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, किसका स्वभाव पढ़ेंगे? फिजिकल लॉज का स्वभाव पढ़ेंगे। मतलब कि फिजिकल लॉज मतलब फिजिक्स के जो नियम है उनका क्या स्वभाव रहता है, बस ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आज का। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम कंटेंट रहेगा। वापस से याद दिला दूं, जो भी बच्चे आगे पढ़ रहे हैं बिल्कुल आज से ज्वाइन किए हैं, आज पहला लेक्चर देख रहे हैं, याद दिला दूं आपको, अगर तुम हिंदी बिहार बोर्ड के भी हो, इंग्लिश मीडियम के भी हो, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों बाइलिंगुअल रहता है हमारा सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। तो फिजिकल लॉज क्या है? फिजिकल लॉज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ नेचर इन अ प्रिसाइज मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब फिजिक्स का जो लॉ होता है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ नेचर, मतलब इस ब्रह्मांड का, इस जगत का जितना भी कोई चीज हो रहा है, नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसको एक मैथमेटिकल टर्म्स में, मैथमेटिकल फॉर्म में प्रिसाइजली डिस्क्राइब करता है। कौन? फिजिकल लॉज। मतलब
भौतिकी के जो नियम है वो प्रकृति के व्यवहार, इस नेचर मतलब विश्व का जो नेचर, कैसे क्या की चीज कोई चीज कैसे काम कर रहा है, प्रकृति के व्यवहारों को गणित के रूप में, गणित के फॉर्म में व्यक्त करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल लॉज, अब आते हैं पढ़ते। ये तो पहला डेफिनेशन क्या था, क्या होता है फिजिकल लॉ, व्हाट तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज फिजिकल लॉ। ये क्वेश्चन सवाल की तरह लो, व्हाट इज फिजिकल लॉ। तो फिजिकल लॉज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ नेचर इन प्रिसाइज मैथमेटिकल फॉर्म। सेकेंड पार्ट है इसी टॉपिक का, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि क्या क्या फीचर है उसका फिजिकल लॉ का। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में फॉलो होगा, चाहे वो बिहार में हो रहा है फॉलो और झारखंड में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। बिहार में हो रहा है, पटना में अगर हो रहा है तो वो झारखंड में भी होगा, वो दिल्ली में भी फॉलो होगा, वो न्यूयॉर्क में भी फॉलो होगा, और वो इस दुनिया से बाहर मार्स पे भी फॉलो होगा। बोलो, मार्स पे भी फॉलो होगा, प्लूटो पे भी फॉलो होगा, दूसरे गैलेक्सी में भी फॉलो होगा। मतलब कि दुनिया में, यूनिवर्स में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे वो लॉ गलत हो जाएगा और यहाँ पे सही रहेगा। तो बिल्कुल जो भी फिजिकल लॉज है, सबसे पहले उसका फीचर समझ लो ये कि वो यूनिवर्सल है, कभी गलत नहीं होता है। तो फिजिकल लॉज आर यूनिवर्सल, इट इज अप्लाइड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाके छुप जाओ बाबू तुम, फिर भी वहां पे वो लॉ वैलिड रहेगा। सेकेंड चीज देखते हैं क्या है, पहला फीचर क्या हो गया, हिंदी में देखो बाबू, सार्व मतलब सभी जगह, सिर्फ समझ लो सार्व मतलब सभी जगह फॉलो होता है। सेकेंड चीज देखो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो वो लॉ अगर तुम दे रहे हो तो कैसे मान ले भाई, अगर मैं मान के चलो मैं किसी चीज पे इतना भरोसा कर रहा हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चल जा रहा हूँ, वो चीज सही ही सही है, तो अब लोगों ने सवाल उठाया ही होगा ना बाबू, सभी लोगों ने सवाल उठाया कि मैं किस बात पे मान लूं तुम्हारी ये बात, मतलब तुम्हारी इस बात को मैं किस बात पे, मतलब किस बेसिस पे मानूं कि ये सही है जो मैं हमेशा मानते रहूं इसको दुनिया के किसी भी कोने में। तो लोगों ने बोला कि भाई कैसे नहीं मानोगे, मैंने इसको इतनी बार करके दिखा दिया, इतनी बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, सही है, तब तो इतनी बार उसका आंसर वही सही 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 हर बार आ रहा है। तो फिजिकल लॉ जो होता है वो क्यों इतना सही परफेक्ट यूनिवर्सल होता है, क्योंकि वो बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे, किस पे बेस्ड, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है और ऑब्जर्वेशन पे। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं ना प्रयोगशाला, प्रयोग पे कर रहे हैं, अवलोकन प्रयोग कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बार बार, उस चीज पे बेस्ड है फिजिकल लॉज। मतलब कि प्रयोगशाला में बड़े बड़े साइंटिस्ट कई बार प्रयोग किए, करते गए एक ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि वो बिल्कुल सही है भाई, अब उसको मानना ही पड़ेगा, अब ज्यादा ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस्ड यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, वही चीज है ना, फिजिकल लॉज को किस में प्रिसाइजली मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो फिजिकल लॉज, ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट करा और मैं बस इंग्लिश में बकते चला गया, ठीक है ऐसा ऐसा होता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा, भाई अब पूछेगा ना सवाल पूछने वाला, कौन सा फोर्स भाई, कैसा फोर्स बताओ उसको, कितना फोर्स लगा रहा है आपको, कौन सा कैसा, तो तुम जवाब दे दोगे ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मजबूत फोर्स है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब पूछ देगा कितना फोर्स लग रहा है, बताओ मेरे पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, तो तुम उसको कैसे बता पाओगे, तुम चुप हो जाओगे। तो वही सवाल उठा तो बोला गया कि अरे बाबू उसको मैं मैथमेटिकल बताऊंगा ना कि 44 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जब उस चीज को तो फिर पूछा गया कि कैसे, तो बोला गया कि ये मेरे पास फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे डिराइव करके फॉर्मूला लाए, उस हिसाब से ये फोर्स हम कैलकुलेट किए हैं। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में जब उसको दे दिया गया रिजल्ट, तो वो तो मान लेगा ना भाई कोई भी, हाँ अब तो मानना ही पड़ेगा, अब तो ये प्रूव हो गया। तो बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दैट इज लिखा होगा गणितीय समीकरणों के अनुरूप, गणितीय समीकरणों के अनुरूप लिख देगा तो मानना पड़ेगा। और ये गणितीय जो भी फिजिकल लॉज होते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में उपलब्ध है ही। ऐसे तुमने देखा भी होगा जी, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जैसे होता है जी m1m2/r², तो है ना मैथमेटिकल फॉर्म में है, ठीक है। चौथा क्या पॉइंट है, देखो चौथा पॉइंट है सिंपल बट पावरफुल, सिंपल बट पावरफुल, मतलब देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई लॉ अगर हम दिए हैं बहुत डिफिकल्ट है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है दुनिया में,
हम ही को सिर्फ समझ आ रहा है। अरे तो क्या फायदा उस लॉ का जब किसी को समझ ही नहीं आ रहा है इस दुनिया में, तो उस लॉ का क्या फायदा है बाबू? कोई फायदा नहीं है ना। कोई किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं खुद समझ लिया बना के लॉ, तो ये तो सिर्फ मेरे लिए हो गया, दुनिया में उसका कोई काम ही नहीं है, तो उस लॉ का कोई उसको कोई नहीं मानेगा। तो बिल्कुल वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, समझ रहे हो ना? कोई भी काम ऐसा करो, मतलब जैसे बहुत अच्छा काम भी किए, बस दुनिया को समझा ही नहीं पाए, तो उस काम का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज होता है कि वो पावरफुल होना चाहिए। अब तुम फिजिक्स का कोई लॉ दिए और बोल रहे हो लास्ट में उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा आंसर। अरे तो किस काम का है यार? कोई पावरफुल नहीं है, वो तो बहुत दिन से लोग जान रहा है। पावरफुल होना चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए जिसको दुनिया मानने पे मजबूर हो जाए, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, जैसे न्यूटन ने अपने लॉज दिए, न्यूटन के लॉ नंबर 1 इनर्शिया, लॉ नंबर 2 एफ इक्वल्स टू एम ए वाला, एक्शन रिएक्शन। अरे दुनिया मान नहीं मानेगा ही नहीं, वो बहुत पावरफुल चीज था भाई, उसके बिना पूरा फिजिक्स ही आगे नहीं बढ़ता। तो बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए। जैसे देखो उदाहरण एग्जांपल भी दिया हुआ है, लिख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नीचे चला गया, दिख नहीं रहा होगा। न्यूटन लॉ, हिंदी में भी न्यूटन के गति के नियम वस्तुओं की गति का वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर भी हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास सेकंड टॉपिक आज का, जो कि है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। समझ गए ना? वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज मतलब फिजिकल लॉज का क्या क्या नेचर है, प्रकृति क्या है उसका। सेकंड चीज आया कि कैसे उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन होता है कि फिजिकल लॉज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ नेचर, इस दुनिया का जो नेचर है, कैसे कोई चीज काम कर रहा है, किस बेसिस पे काम कर रहा है, उसको फिजिकल प्रिस्क्राइब मैथमेटिकल फॉर्म में बताना ही फिजिकल लॉज का काम है, सिंपल सा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके चार मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सभी जगह फॉलो होना चाहिए। सर क्या लिखा हुआ है? सर्वभौमिक, मतलब सभी जगह, इस दुनिया में सभी जगह। सेकंड लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स पे ऑब्जर्वेशन पे रिजल्ट आया है, उसको भाई ही हम मानेंगे। थर्ड क्या है? एक्सप्रेस यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और चौथा है सिंपल होना चाहिए बाबू, सिंपल होगा तब तो लोग मानेगा। और चौथा है पावरफुल होना चाहिए, सिंपल एंड पावरफुल होना चाहिए। एग्जांपल क्या था इसका? जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जैसे बायोन्सी का लॉ, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉज, ठीक है। क्या इसका क्वेश्चन करें? बिल्कुल बाबू, एक बार बिल्कुल टाइम लो और इसको नोट्स के फॉर्म में जैसे मैं बता रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक अपने नोट्स में लिखते चलो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसको नोट्स के फॉर्म में लिखते हुए पढ़ रहे होंगे आगे। तो क्या इसका क्वेश्चन करें? बिल्कुल क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बिल्कुल 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के लिए, जल्दी से इसको नोट्स में लिख लो, क्योंकि जो भी बच्चे लेक्चर कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ कि वो नोट्स बना रहे होंगे साथ में। नेक्स्ट क्या देखो, क्वेश्चन आ गया बाबू, सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके स्क्रीन पे। फिजिकल लॉज आर बेस्ड ऑन, भौतिक नियम, भौतिकी के नियम जो हैं किस पर आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं ना? क्या किस पर आधारित है? जल्दी आंसर करो। एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रयोग, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही, इमेजिनेशन अरे नहीं, तुम रात में बैठ के कुछ इमेजिन कर रहे हो, सपना देख रहे हो और तुम्हें लगा कि हाँ ये तो सही है भाई, मस्त सपना था, तो क्या वो फिजिकल लॉ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इमेजिनेशन बेस्ड नहीं है भाई, इसके पीछे बहुत एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि न्यूटन बैठा एक दिन और इमेजिन किया कि हाँ पहला नियम इनर्शिया होगा, दूसरा नियम होगा एफ इक्वल्स टू एम ए, तीसरा नियम होगा एक्शन रिएक्शन, और बस सब लोग मानने लगे। नहीं बाबू, वो बहुत एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को दिखाया कैसे कैसे ये लॉ आया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही, डेफिनेशन में भी था, मतलब कैरेक्टरिस्टिक में भी था, ऑब्जर्वेशन ये भी सही है। तो बिल्कुल ए एंड बी बोथ आर करेक्ट होगा आंसर। और चौथा आंसर होगा गलत, इमेजिनेशन, कल्पना पे, कल्पना पे आधारित होगा यार, कुछ कोई चीज किसी की कल्पना पे आधारित होगा तो तुम मानोगे, सोच के देखो तुम भी नहीं मानोगे उस चीज को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है फिजिकल लॉज आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग, मतलब कि भौतिकी के जो नियम है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जल्दी बताओ। लास्ट ऑप्शन से देखते हैं बाबू। पेंटिंग के द्वारा, न्यूटन जो अपना लॉ दिया था वो पेंटिंग के द्वारा दुनिया को दिखाया था कि ये मेरा पेंटिंग है, जल्दी से फॉलो कर लो, ये फिजिक्स का रूल आ गया बाबू। पेंटिंग में गलत हो गया ना, पेंटिंग चित्र उत्र के माध्यम से नहीं, स्टोरीज के माध्यम से। क्या स्टोरी स्टोरी बना के दिया था कि हाँ ये भाई स्टोरी मेरे पास मस्त है और ये फिजिकल मतलब फिजिक्स का लॉ है? गलत भाई, फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं मानते। पोएट्री, न्यूटन कोई पोएट्री लिख के दिया था? गलत है, न्यूटन मैथमेटिकल फॉर्म में उसको दर्शा के दिया था कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये रहा तुम्हारे पास लॉ।
तो आंसर होगा ए बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। फिजिकल लॉज आर, फिजिकल लॉ कैसा है, फिजिकल लॉ कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है या छोटा है, जल्दी आंसर करेंगे बच्चों, आंसर करो जल्दी से बच्चों, आंसर करो। क्या क्या होगा, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, हाँ यूनिवर्सल है ना, सभी जगह मानते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में और न्यूयॉर्क या लंदन में नहीं मान रहे, बिल्कुल सभी जगह मानेंगे तो यूनिवर्सल। हाँ फिजिकल लॉज आर यूनिवर्सल। लोकल, लोकल है क्या, मतलब कि बस मेरे गांव में माना जाता है और वो फिजिकल लॉ हो गया, नहीं होगा ना, गलत है। रैंडम मतलब कहीं पे कुछ भी, रैंडम मतलब कहीं पे कुछ भी मान लेंगे, नहीं होगा ना ऐसा कुछ। टेम्पोररी मतलब कुछ दिन के लिए मान लेते हैं फिर बाद में नहीं मानेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक बार फिजिकल लॉ अगर डिस्क्राइब कर दिया गया, न्यूटन ने कर दिया, उसको कोई गलत प्रूव नहीं कर पा रहा है तो नहीं, वो हमेशा फॉलो होते रहेगा, मतलब परमानेंट होता है। टेम्पोररी की जगह पे परमानेंट होना चाहिए था, परमानेंट होता तो ये सही होता। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख लो फिजिकल लॉज का, क्या लिख लो साथ में, पांचवा मैं बता दे रहा हूँ, परमानेंट, लोकल नहीं, लोकल नहीं, लोकल की जगह पे क्या होगा, यूनिवर्सल होना चाहिए। रैंडम नहीं, बिल्कुल सोचा समझा, सोचा सोचा हुआ, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ये रहा स्क्रीन पे तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉज। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज डिस्क्राइब, न्यूटन का लॉ, न्यूटन मतलब न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम किसका वर्णन करता है, न्यूटन का नियम किसका वर्णन करता है, न्यूटन का नियम क्या क्या है सबसे बता देते हैं। पहले एक तो था, थोड़ा सा याद दिला रहे हैं, अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। पहला नियम बताता है इनर्शिया, कोई चीज कहीं पर रुका हुआ है या चल रहा है तो किसकी वजह से। सेकंड नियम बताता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम मोमेंटम से रिलेट करता है, क्या हो रहा है इसमें, गति, मोशन, इन चीजों पे बात कर रहे हैं ना, तो ये किस चीज पे बेस्ड होगा बाबू, थोड़ा सा मिल गया हो तुम्हें। एक्शन रिएक्शन, मोशन, बताओ बाबू, मोशन, या फिर दूसरा ऑप्शन ले, हीट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अभी मैंने तीन चीज बताया तुम्हें, उसमें कहीं हीट आया था, नहीं आया था, हीट थर्मोडायनेमिक्स के नियम में आता है, गलत होगा। साउंड, क्या अभी जो मैंने बताया उसमें साउंड आया था कहीं, साउंड नहीं आया था, ठीक है, पता नहीं है क्या आ गया बाबू, बट इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे स्क्रीन पे, बट आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसको हटाएंगे, क्या है ये। तो ये साउंड, क्या साउंड का नियम बताता है ये, कौन सा ये, ऐसे से नहीं जा रहा है। साउंड का नियम नहीं बताता है, अभी मैंने बताया जो चार तीन नियम, उसमें क्या साउंड था कहीं, तो बिल्कुल साउंड भी नहीं होगा। क्या लाइट का नियम बताता है, लाइट का नियम तो हम ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ से कोई उसका नियम नहीं है डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो आंसर होगा मोशन, कैसे होगा वो भी समझा देते हैं एक बार। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, मोशन, कैसे होगा, जैसे पहला लॉ था इसका, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बताता था कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो बिल्कुल मोशन में है तो वो मूव करता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे एक्सटर्नल। तो ये क्या मोशन का ही तो डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जहां पे है बाबू, फोर्स जहां पे है, वो किसी चीज के मोशन को ही तो बताएगा, तो बिल्कुल आंसर होगा इसका मोशन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि इस टॉपिक का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि पांचवा क्वेश्चन है। एक बार पहले जल्दी से तुम लोग खुद कर लो, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है इसमें से। तो फिजिकल लॉज चेंजेस डेली है, फिजिकल लॉज आज कुछ कल अलग, नहीं गलत हो गया ना, डेली नहीं, यूनिवर्सल है और हमेशा है, टेम्पोररी नहीं परमानेंट है। फिजिकल लॉज आर यूनिवर्सल, जी हाँ फिजिकल लॉज आर यूनिवर्सल, फिजिकल लॉज हमेशा वैलिड है, हर चीज के लिए हमेशा वैलिड है, यूनिवर्सल है, सही है। फिजिकल लॉज आर इमेजिनरी, नहीं यही तो था यार, इमेजिनरी कल्पना पे आधारित होगा फिजिकल लॉ, गलत हो गया ना, फिजिकल लॉज आर यूजलेस, अरे
जिस चीज का पूरा फिजिक्स जिस पे बेस्ड है, जिस लॉज पे पूरा फिजिक्स बेस्ड है, क्या कोई वो चीज यूजलेस हो सकता है? यूजलेस होता तो हम पढ़ते भी नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा क्या इसका? फिजिकल अर्थात यूनिवर्सल। इसी के साथ तुम्हारा टॉपिक 2 होता है खत्म आज के लेक्चर का। और अभी तक कुल कितना टॉपिक हम पढ़ लिए? पहले लेक्चर का 4 टॉपिक ले लो, आज का 2 टॉपिक ले लो। अभी तक हम 6 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और 6 टॉपिक्स में 5-5 हर टॉपिक से सवाल कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास कुल 6 टॉपिक से कितने सवाल हो गए? 6×30 सवाल कर चुके हैं। और ये जो पहला कंटेंट चल रहा है लेक्चर 00 का, उसका ये सब कंटेंट है बाबू। तो देख लो कितना सवाल कर लेंगे और कितने सारे टॉपिक्स को हम पढ़ लेंगे इन 7 दिनों में। कुछ लेक्चर यहाँ पे आता है टॉपिक नंबर 3 आज का, क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स। कल मैंने बोला था डोमेन्स पढ़े थे हम, 2 डोमेन्स था फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स डोमेन 1 और सेकंड था मॉडर्न फिजिक्स। जिसमें कि क्लासिकल फिजिक्स में तुम्हारे पास मैक्रोस्कोपिक बोलते थे इसको। मैक्रोस्कोपिक क्यों बोलते थे? मैक्रो मतलब बड़ा, स्कोपिक मतलब आंख से देख पाए, इस तरह से। और माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न क्यों? क्योंकि एटम के अंदर का न्यूक्लियाई एटम्स इन सब का बात हो रहा है, तो वो माइक्रोस्कोप लेवल से, माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे उसको, तो वो माइक्रोस्कोपिक है। तो इसका एक और नाम था क्या? मैक्रोस्कोपिक। इसका एक और नाम था क्या? माइक्रोस्कोप। या फिर एक और इसको नाम दिया गया था क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, अब देखते हैं आज इसी का क्या कहना है, भर से लड़ाई करा देना है बाबू आज इस दोनों में। मतलब कि सिंपल सा पूछा गया है कई बार कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसको हम डिफरेंस कैसे पढ़ते हैं, एक लाइन खींचेंगे और दोनों में करेंगे क्या क्या करेंगे बाबू, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। समझ गए? पहला कंपैरिजन क्या है? क्लासिकल फिजिक्स इधर लिखा हुआ है और ये रहा तुम्हारे पास, ऐसे ऐसे कंपैरिजन नहीं है बाबू। ये रहा क्लासिकल फिजिक्स, ये रहा मॉडर्न फिजिक्स और ये हिंदी में है, सिंपल समझा। तो पहला टॉपिक है क्लासिकल फिजिक्स जो था डेवलप हुआ था 20th सेंचुरी से पहले, 20वीं सदी के आने से पहले। 20वीं सदी समझ रहे हो ना? 2001 2000 ये वाला जो सदी चल रहा है, उससे पहले 19वीं सदी था, 1910 1920 ऐसे जो था। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026। ये भी है 21वीं सदी, ये 21वीं सदी है। इससे पहले 19वीं सदी था, मतलब इससे पहले भी 19वीं सदी था, बीच में 20वीं सदी जो आया उसमें तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स जो है डेवलप उससे पहले हो चुका था, 20वीं से भी पहले हो चुका था, 1800 के टाइम पे। समझ गए ना? मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुआ 20वीं सदी में, मतलब समझ रहे? मॉडर्न फिजिक्स हाल फिलहाल का ही है, अभी 21वीं सदी चल रहा है। जस्ट इससे पहले वाला जो सदी था उसमें ये मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुआ है, आया है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स नया है। मैंने कल इसलिए ही समझाया था, मॉडर्न मतलब क्या होता है? जो नया चीज हो, जो नया कपड़ा ये सब है उसको मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट, मोबाइल फोन, ये सब मॉडर्न है। मतलब कि अभी जो नया नया चीज आया है, तो जो नया नया आया है वो मॉडर्न है। मतलब कि 20वीं सदी के बीच में, मतलब 20वीं सदी में डेवलप हुआ है। और ये 20वीं सदी से पहले डेवलप हुआ है, मतलब कि 20वीं सदी से पहले विकसित हुई। तो शास्त्रिक मतलब कि क्लासिकल आधुनिक 20वीं सदी में डेवलप हुई। सेकेंड पॉइंट है इंक्लूड्स मैकेनिक्स। इसमें कौन कौन सा टॉपिक था? मैकेनिक्स था बाबू, थर्मोडायनेमिक्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, और हिंदी में क्या क्या बोलेंगे इसको? उष्मा मतलब कि हीट वाला थर्मोडायनेमिक्स, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स। इन सारे टॉपिक्स को क्लासिकल फिजिक्स ने बताया। मतलब क्लासिकल समझ रहे हो कितना पहले? मतलब न्यूटन मीटन कितना पहले के थे, 20वीं सदी से भी पहले। मतलब कि समझ रहे हो बाबू, क्लासिकल फिजिक्स आज का नहीं है, कई सालों पहले, बहुत पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट मॉडर्न फिजिक्स आज का है। मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स तुम समझ गए ना कि अभी भी मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कुछ सुधार हो सकता है और अभी भी चल ही रहा होगा, अभी भी चल ही रहा है। मॉडर्न फिजिक्स आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब लोग नया नया एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नई नई चीजों का खोज होता जा रहा है। इंक्लूड्स क्या क्या इसमें इंक्लूड्स होता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब कि एटम के अंदर कोई चीज कैसे मूव कर रहा है, कैसे सेल है, सब सेल है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, कैसे एनर्जी का लॉस होता है, कैसे एनर्जी का गेन होता है, ये सब चीज आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जो आइंस्टीन ने दिया था, ये सब चीज हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, जो कि है तुम्हारा कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। समझ गए? रिलेटिविटी का मतलब समझ रहे हो ना? रिलेटिविटी है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाला फॉर्मूला से रिलेट कर, मतलब इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि तुम्हारे पास आइंस्टीन ने दिया था। तो आइंस्टीन बाद में आए हैं बाबू, अपना
एक्सपेरिमेंट लिख आइंस्टीन, आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन बाद में अपना थ्योरी लेके आया और न्यूटन वगैरह पहले से। न्यूटन के थ्योरी पे बेस्ड बहुत चीज है, समझ रहे हो। न्यूटन का ही थ्योरी यूज करके बहुत चीज मॉडर्न फिजिक्स का भी आया है हमारे पास। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डील्स विद मैक्रोस्कोपिक, वही चीज है यार, ये तो पहले से बताया हुआ है। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म से डील होता है, मैक्रोस्कोपिक चीजों को डील करते हैं। डील्स विद एटॉम्स, न्यूक्लियाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब छोटा मोटा चीज एकदम माइक्रोस्कोप से दिखता है। जब परमाणु और उप परमाणुओं की पढ़ाई कराता है, समझ रहे हो कितना, मतलब कितना दिमाग अच्छा होगा, मतलब समझ रहे हो। माइक्रोस्कोप भी नहीं था, कुछ नहीं था, जब 20वीं सदी से भी पहले न्यूटन लोग ने ये सब चीज खोज लिया था, फोर्स, फोर्स का इक्वेशन सब, तो मतलब उन लोगों का मैथमेटिक्स समझ रहे हो कितना अच्छा होगा। कितना बड़ा बड़ा इक्वेशन बिना माइक्रोस्कोप, बिना कोई अच्छा इक्विपमेंट, बिना अच्छे कैलकुलेटर, इन चीजों के बगैर भी वो लोग इतना अच्छा इक्वेशन निकाल लिए, मतलब जस्ट इमेजिन उन लोग का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में ये सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक मैथ्स वगैरह फिजिक्स को समझने के लिए। समझ रहे हो उन लोगों का मैथ्स कितना स्ट्रांग होगा, तो बिल्कुल मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग, हम लोगों को उतना भी, हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम लोगों को इजी इजी और एम्स नथिंग एम्स पैरामेडिकल की तैयारी हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर लेके आएंगे हम, उसमें बिल्कुल ध्यान से बाबू पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि वो चीज अगर नहीं समझ आएगा तो पूरा फिजिक्स समझ नहीं आएगा, बहुत चीजें दिक्कत आएगी। समझ तो नहीं बोलूंगा, समझ आ तो मैं फिर भी दूंगा, बट दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है। तो ये रहा आज का तीसरा टॉपिक, बस यही है, डिफरेंस है, दो चीज है इसमें। एक नया टॉपिक तुम्हें ये मिल गया 20वीं सदी से पहले, और बाद वाला चीज, बस यही चीज इसमें डिस्कस करना था। अब इसके रिलेटेड चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉडर्न फिजिक्स मेनली स्टडीज, मॉडर्न फिजिक्स जो है मेनली किस चीज का स्टडी कराता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का स्टडी, अरे बिल्डिंग्स का स्टडी बीटेक वगैरह में होता है, वो सब चीज नहीं, वो सब सिविल इंजीनियरिंग में होता है, गलत हो गया। रिवर्स का, अरे रिवर्स का ज्योग्राफी ये सब में पढ़ते हैं, रिवर्स कैसा है, कि कौन रिवर कहाँ है, किस तरह से है, कार गाड़ी उड़ी का पढ़ाई करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं एटम और न्यूक्लियर, जो कि ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, समझ गए ना बाबू। आधुनिक भौतिकी मुख्यतः किस मतलब किसका अध्ययन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बाबू। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद, क्लासिकल फिजिक्स जो कि 20वीं सदी से पहले आया है, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद, इसके बाद बाबू एक और टॉपिक है, तो बिल्कुल ये तुम्हारा आज का तीसरा टॉपिक है, याद रखना। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या ऑप्शन है पहले देख लो, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, एटम्स, अभी तो पहले इससे पहले पढ़े थे ना यार, मॉडर्न फिजिक्स डील करता है ना एटम से और इलेक्ट्रॉन से, तो ये तो गलत कर ही दो। क्लासिकल फिजिक्स आते ही तुमको पता होना चाहिए मैक्रोस्कोपिक, बड़ा 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 चीज, मतलब कि जो चीज आंखों से, अरे यार 20वीं सदी से पहले आंखों से देखने वाली चीज पे ही एक्सपेरिमेंट होता ना यार, उसके उन लोगों के पास तो माइक्रोस्कोप था ही नहीं, ये सब चीज था ही नहीं कि वो एटम के अंदर देख लेता। नहीं तो मैं जान रहा हूँ उन लोग इतने अच्छे विद्वान लोग थे कि ये चीज भी वो खोज लेते, ठीक है। सोचिए क्वार्क्स क्या होता है, क्या किसी को पता है, क्या किसी को पता है जो ये पढ़ रहा है, क्वार्क्स क्या होता है। नहीं भी पता है तो जब मॉडर्न फिजिक्स आएगा तो भी मैं बताऊंगा, बट अभी मैं बता देता हूँ कि अभी तक तो तुमने सोचा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वो सबसे छोटा होता है, और डाल्टन वाल्टन जो आया था, मतलब एक थ्योरी भी है, सब चीज पढ़ेंगे हम आगे चल के कि किसी साइंटिस्ट ने, ये सब चीज तुम खुद खोज के रखना, बाकी जो लेक्चर आएगा ना, ये जो चैप्टर चलेगा तब तुम्हें और बताने वाला है। क्वार्क्स क्या होता है, पहले तो साइंटिस्ट लोगों को क्या लगा ना कि अब हम लोग खोज लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब इसको तोड़ के भी, अब इसके अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर क्या ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ ही नहीं सकते, इतना छोटा चीज है। बट साइंटिस्ट लोग में भी चुल इतना था, उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी तोड़ के दिखा दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी क्वार्क्स होता है, उससे बना हुआ होता है, समझ रहे हो, मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन भी किसी क्वार्क से बना होता है, जो कि दो तीन क्वार्क्स मिलके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो साइंस कितना आगे जाता हुआ चला जा रहा है, और ये चीज किसमें पढ़ेंगे यार, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसको भी जब तोड़ के पार्ट्स निकाल दिए, तो वो भी तो मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, मतलब 20वीं सदी, अभी तो 21वीं सदी का चीज हो गया ये सब, तो क्वार्ट्स भी नहीं होगा, क्वार्ट्स भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी ये मतलब समझ लो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो बोलते हैं, पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल,
सबसे पहले तो आ गया तुम्हारे पास एटम। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर आ गया तुम्हारा क्वार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास है, क्वांटम मैकेनिक्स बिलोंग्स टू, क्वांटम यांत्रिकी किसकी भाग है? अभी मैंने बताया था, दूसरा नाम ही दे दिया था यार माइक्रोस्कोपिक वाले का, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स किसका पार्ट है? बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री। अरे यार आप ना फंसोगे तुम लोग, क्वांटम मैकेनिक्स लिखा हुआ है, मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स का पार्ट। सिर्फ क्वांटम थ्योरी ये सब लिखा होता ना तो वो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, समझ लो ना। इसलिए केमिस्ट्री को यहाँ पे रूल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम क्वांटम का। ठीक है, क्वांटम थ्योरी का मैकेनिक्स वाला पार्ट, क्लासिकल फिजिक्स में नहीं, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। तो आंसर हो गया हमारे पास बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर? हाँ ये होगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 4। थर्मोडायनेमिक्स इज अ पार्ट ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो हीट वाला पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी नहीं। स्पेस स्पेस में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बाबू। मॉडर्न फिजिक्स नहीं, थर्मोडायनेमिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बायोलॉजी का तो है नहीं, क्लासिकल फिजिक्स का ही एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स भी 20वीं सदी से भी पहले ही साइंटिस्ट लोगों ने दे दिया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मॉडर्न फिजिक्स डेवलप्स मेनली इन, मॉडर्न फिजिक्स कब डेवलप हुआ था? कोई आंसर करेगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मॉडर्न फिजिक्स डेवलप्ड इन 20वीं सदी से पहले, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी। तो आंसर होगा सी, 20th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी गलत, 19th सेंचुरी भी गलत और 21st सेंचुरी भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन, तो टॉपिक नंबर 3 होता है यहाँ पे अपना खत्म, जिसमें कि हम 5 क्वेश्चन करके उसको रिवाइज भी कर चुके हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 4 की तरफ। तो चलो बच्चों, क्या एक्साइटेड हो? टॉपिक 4 देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा आज का टॉपिक नंबर 4। ठीक है, ये रहा आज का टॉपिक नंबर 4, जो कि है अपना फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि भौतिक राशि क्या होते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? डेफिनेशन। डेफिनेशन हम कहां से उठाते हैं? एज इट इज एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन होता है, जो दुनिया फॉलो करती है डेफिनेशन, वही डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं। तो देखो, पढ़ के देखो, जल्दी से पढ़ो इंग्लिश में डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं विथ अ नंबर एंड यूनिट, किसी नंबर से किसी यूनिट से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर केजी, 5 केजी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हिंदी में लिखा हुआ है भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है और जिसे संख्या तथा इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मापा जा सकता है मतलब मेजर किया जा सकता है, संख्या मतलब नंबर, और इकाई मतलब यूनिट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आते हैं एग्जांपल्स में। तो लेंथ, मास, टाइम। लेंथ कितना लिखते हैं? जैसे 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये सब क्या है बाबू? फिजिकल क्वांटिटी है। मास कैसे लिखते हैं? 2 केजी, 10 केजी, अपना वेट लिख लो 62 केजी, ये सब क्या है? मास है ग्राम में, जैसे कि 5 ग्राम, ये सब मास। टाइम आ गया तुम्हारे पास 2 सेकेंड, 2 आवर, 2 मिनट, ये सब क्या है? टाइम। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ही क्या तुम्हारे पास? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे किसमें लिखेंगे? केल्विन में, सेल्सियस में। 280 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है बाबू? टेम्परेचर का मान। तो वही उदाहरण हिंदी में भी लिखा हुआ है, लंबाई, लंबाई 5 मीटर, द्रव्यमान, द्रव्यमान समझे, मास मतलब कि 5 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसे। समय, समय मतलब सेकेंड, आवर, ये सब। तापमान मतलब कि, तापमान मतलब टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ये सब। हाँ, एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है वही 5 मीटर। एक मैंने तो बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया। समझ गए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी that can be measured, that can be measured and expressed with a number and a unit। हिंदी में
भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है, और जिसे संख्या और इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बेसिक सा डेफिनेशन है। कई बार सेम यही लाइन उठा के एक फिल इन द ब्लैंक्स बना के कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक सा सवाल समझ गए। तो अब करते हैं बाबू इससे रिलेटेड सवाल भी करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है बाबू, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और ये आज का शायद आखिरी टॉपिक है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी सवाल कर लो। एक फिजिकल क्वांटिटी मस्ट है, एक फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि में क्या होना चाहिए? स्मेल होना चाहिए। 5 kg अगर हम बोल रहे हैं तो उससे कोई स्मेल आना चाहिए, नहीं ना बाबू, गलत है ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन सी सेफ, सेफ होना चाहिए। क्या डेफिनेशन में सेफ था लिखा हुआ? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सेफ होना चाहिए, मतलब स्क्वायर केजी, मतलब 5 स्क्वायर केजी ऐसा बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे ना, सेफ भी गलत हो। क्या गलत डिस्क्राइब कर रहे थे कि 5 kg ब्लैक में, 5 kg व्हाइट में? तो ये भी गलत है। क्या होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के पास? मस्ट क्या होना चाहिए? नंबर और यूनिट होना ही होना चाहिए। सिर्फ नंबर तब भी गलत और सिर्फ यूनिट तब भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लेके 2 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? पहचानना है बाबू। निम्न में से कौन भौतिक राशि है? पहचानो जल्दी से। ब्यूटी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई बहुत बूढ़ा, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत लंबा है, ये सब ब्यूटी का पार्ट है। ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, गलत है ना। हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हैप्पीनेस को हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में बता सकते हैं कि 5 कोई यूनिट है क्या हैप्पीनेस का? बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बाबू। लव, क्या किसी का प्यार वगैरह को फिजिकल क्वांटिटी के रूप में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो यूनिट नहीं है इस चीज का। लेंथ बिल्कुल बता सकते हैं कि 5 मीटर, 5 किलोमीटर या 500 मीटर, ये सब बता सकते हैं। तो लेंथ बिल्कुल फिजिकल यूनिट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लेके तीसरा क्वेश्चन क्या है? मास क्या है? ऑप्शन देखेंगे जल्दी जल्दी। मास एनर्जी का सोर्स है। हाँ बाबू, देखो देखो देखो, ये अगर तुम एनर्जी सोर्स देखो, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। केमिकल रिएक्शन तो नहीं है मास, फोर्स भी नहीं है मास, बट हाँ एनर्जी का सोर्स हो सकता है मास, मे बी। बिल्कुल ऐसे लिख के चलो। एक ऑप्शन टिक करना होगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और अगर ऑप्शन डी भी करेक्ट कर सकते हो तो ये भी करेक्ट कर सकते हो, मे भी पॉसिबल, क्योंकि मास से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मास को अगर हम मूव कराते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर है ना बाबू, मतलब कि एनर्जी मास से आता है, मतलब मास इसमें ये क्या होता है? मास, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है तुम्हारे पास एनर्जी। तो बिल्कुल मास से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई लेवल का बात हो गया। अभी के अनुसार, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से बाबू इसका आंसर होगा फिजिकल क्वांटिटी। और अगर कोई तुम्हें पूछ ले कि क्यों ये गलत है, तो तुम इसको भी बता सकते हो आराम से कि सर देख लो, में भी लिखा हुआ है, मतलब कि सर ने बताया था एनर्जी से मास, मतलब मास से एनर्जी कर सकते हैं डेवलप। ठीक है, कैसे करेंगे? एनर्जी सोर्स कैसे होगा? क्योंकि E को mc स्क्वायर होता है सर, आइंस्टीन ने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। विच इज मेजरेबल? कौन इसमें से मेजरेबल है, किसको मापा जा सकता है? ठीक है, टेम्परेचर को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापते हैं ना। 5 केल्विन सेल्सियस मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ये सब मापते हैं। तो बिल्कुल टेम्परेचर को मापा जा सकता है। एंगर, किसी के एंगर को माप सकते हैं कि कितना एंगर है, 10 kg एंगर है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे ना। ज्यादा एंगर है, कम एंगर है, ये सब बोलना है, लेमन टर्म्स में बोल सकते हैं देसी भाषा में। बिल्कुल ये गलत होगा। लव को नहीं नाप सकते, अभी बताया था। इमोशन को नहीं नाप सकते, तो क्या आंसर होगा? किसको मेजरेबल है? टेम्परेचर इज मेजरेबल, जैसे सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नाप सकते हैं। इसमें सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और ये तुम्हारा केल्विन, इनमें नाप सकते हैं। एंगर वेंगर को नहीं माप सकते। क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का बाबू, इसी के साथ सेशन को करेंगे हम एंड। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी, एक फिजिकल क्वांटिटी भौतिक की राशि
कौन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन भी नहीं, कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मेजरेबल, नंबर होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यही तीन चीज तो चाहिए। मेजरेबल बिल्कुल सही, नापना मापा जा सके उसे कम से कम। इनविजिबल है यार, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो इनविजिबल है, दिख ही नहीं रहा है, तो क्या काम का, तो ऐसा भी कोई डेफिनेशन में नहीं था। इमोशनल होना चाहिए हार्ट यार, फिजिकल क्वांटिटी इमोशनल होगी क्या कर लेगा मेरे लिए, कुछ नहीं कर लेगा। इमेजिनरी होना चाहिए, सोच, इमेजिनरी तो नहीं यार, कल्पना, काल्पनिक होना चाहिए क्या, क्या फिजिकल क्वांटिटी काल्पनिक होना चाहिए, नहीं, डेफिनेशन में भी नहीं था, तो गलत आंसर होगा मेजरेबल। इसी के साथ बाबू आज का सेशन करते हैं एंड, यहीं पे ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था, बट वापस एक बार कर लेंगे हम रिवाइज, जो कि डेली ही करते हैं। तो चलो सबसे पहले रिवाइज करते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर पहले याद दिला दूं, कल लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, क्षेत्र क्या क्या है, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहला टॉपिक हमारा था क्या, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में कौन से होते हैं। चार फंडामेंटल फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैंने तुम्हें एक ट्रिक दिया था जनरल ईडब्ल्यूएस वाला, जिसे जी ईडब्ल्यूएस था, जी ईडब्ल्यूएस मतलब कि जी से ग्रेविटेशनल, ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ईडब्ल्यूएस वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, समझ गए ना। दूसरा टॉपिक हमारा आज का क्या था सेशन का, आज के सेशन का दूसरा टॉपिक हमारे पास था नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, कैसा होता है और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देख लो आप इससे क्या क्या, यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेस मैथमेटिकल टर्म्स में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। फिर हमारे पास आज का चौथा टॉपिक क्या था बाबू, चौथा टॉपिक था क्लासिकल वर्सेस, तीसरा टॉपिक था क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स का लड़ाई। और फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसी के साथ सेशन को करेंगे एंड, बट उससे पहले वापस दिला दें याद तुम्हें कि जल्दी से जल्दी चैनल को करके रख लो सब्सक्राइब, तभी तुम्हारे पास ये सारा कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। और बिल्कुल ही जो बच्चे एकदम रेगुलर हैं, अगर सेशन को अटेंड करना चालू कर दिए हो तो एक भी सेशन मिस मत करना, डेली लेक्चर्स आएंगे और डेली लेक्चर्स को फॉलो करते चलो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन बीसीईसी और एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम में पक्का हो पाएगा। इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड, थैंक यू बच्चों। और ये सारा कंटेंट तुम्हें बाबू मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, फ्रॉम द साइड ऑफ S2 विजन। तो सभी को एक बार वापस से प्रणाम और करते हैं सेशन को एंड, चलो धन्यवाद।